अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नील बोहर एटॉमिक मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, हमने डाल्टन एटॉमिक मॉडल पढ़ा, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, प्रोटॉन का भी जिक्र किया कि ये एटम के सेंटर में वाक़या होता है, यानी न्यूक्लियस सेंटर में होता है जो नक्स से निकला है। और फिर उसमें कहा कि इसके अंदर जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसे प्रोटॉन का नाम दिया गया। अब नील बोहर एटॉमिक थ्योरी में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि रदरफोर्ड से गलतियाँ हुई थी। So in 1911, Niels Bohr presented a new atomic theory in order to overcome the defects of Rutherford atomic model. Rutherford atomic model के जो डिफेक्ट्स थे उसको हल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए नील बोहर ने नई एटॉमिक मॉडल दे दी। बोहर ने जो है ना हाइड्रोजन बतौर मॉडल अपनाया, हाइड्रोजन को क्या लिया, सैंपल ले लिया, मॉडल के तौर पर यानी उस पर काम किया। उसके मंदरज झेल एजम्पशंस हैं, नुकात हैं, मेन पॉइंट्स हैं। पहला है कि इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल जो है ना रस्तों पर वो मूवमेंट करते हैं। ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस हो गया तो ये क्या हो गया, सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ हैं, जिसे भी हम शेल या ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ये भी क्या है, शेल हैं, जिसे हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। और ये बात नोट कर लें, ये बात नोट कर लें कि हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होती है। ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी एंड फॉर दिस रीज़न दे आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। चूँकि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, इस वजह से उसको एनर्जी लेवल भी हम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये उसका पहला पॉइंट हो गया कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शेल या ऑर्बिट। उनकी अपनी एक स्पेशल यानी फिक्स्ड एनर्जी होती है, इस वजह से हम उसे एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो उसका था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ऑर्बिट में वो उसके डिस्टेंस से रिलेटेड हैं। न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी इतनी ही ज़्यादा होगी। देखें, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका मतलब था कि थर्ड शेल की जो एनर्जी है एम शेल की वो ज़्यादा होगी एल शेल से। एल शेल की जो एनर्जी है वो के शेल से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एम शेल की डिस्टेंस जो है ना वो न्यूक्लियस से ज़्यादा है बमुकाबला एल के। एल शेल की डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा है बमुकाबला के की एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। ये बात यहाँ पर हो रही है कि द फर्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना फर्दर होगा, दूर होगा, द हायर विल बी द एनर्जी, एनर्जी भी उसकी इतनी ज़्यादा होगी। एंड वाइस वर्सा, और उसका उलट। और उसका उलट से क्या मुराद है कि जब एनर्जी कम होगी तो डिस्टेंस न्यूक्लियस से शेल की कम होगी तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। थर्ड जो उसका मेन पॉइंट है वो ये है, as long as electrons are revolving around the nucleus in fixed circular orbits, it doesn't emit or absorb energy. जब तक इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने ही शेल में हो, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में हो, उसने ऑर्बिट चेंज न किया हो,
तो वो ना एनर्जी जज़ब करती है और ना एनर्जी खारिज करती है, जबकि रदरफोर्ड जो है ना का नज़रिया उससे मुख्तलिफ था। देखिए मैंने आधा उस तरफ पढ़ लिया कि हैज़ फार हैज़ इलेक्ट्रॉन हैज़ लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स सर्कुलर पाथ इट दे डू नॉट गेन और लूज एनर्जी। हाँ, अब इसका क्या मतलब है? एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज़ फिक्स्ड, कि हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है ना वो क्या है? फिक्स है। मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, बल्कि एनर्जी जो है ना वो ऑर्बिट की होती है, उस लोकेशन की होती है। जिस तरह कि हम कह सकते हैं कि पावर जो है ना कुर्सी के पास होता है, वो जो है ना उसके पास आदमी के पास नहीं होता। जब आदमी वो उस कुर्सी पर बैठता है तो उसके पास पावर आ जाते हैं। जिस तरह कि वज़ीर-ए-आज़म कुर्सी पर जब आदमी बैठा हो तो उसके पास पावर होते हैं, वही आदमी जब उतर जाता है, वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहता, तो उसके पास पावर भी नहीं रहती। तो यही मतलब यहाँ पर है कि जब एनर्जी जो है ना वो उसके पास हो, इलेक्ट्रॉन के पास जो होती है वो उस ऑर्बिट की वजह से होती है। जब वो उस ऑर्बिट में नहीं होता तो उसकी एनर्जी भी वही नहीं रहती, बल्कि जब उससे हायर जाता है तो एनर्जी भी हायर हो जाती है, जब लोअर आता है तो उसकी एनर्जी भी लोअर आती है। अब ये बात, डियर स्टूडेंट्स, when electron jumps from a higher energy orbit to the lower energy orbit, it radiates energy, and when it jumps from lower energy orbit to the higher energy orbit, it absorbs energy. डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट में हो और वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ जाए तो एनर्जी एमिट करेगा, खारिज करेगा। मिसाल के तौर पर ये एम शेल हैं, एम से अगर वो एल शेल में आता है तो देखो ये इसमें एनर्जी गैप है। एम की एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि न्यूक्लियस से वो दूर हैं एल की बनिस्बत, तो जब वो एल में आएगा तो फिर एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी जो है ना वो रिलीज़ करेगा। जब वो एल से के में आता है तो भी वही तरीका होता है। हाँ, लेकिन जब वो जंप लगाता है लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में, जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप लगाता है तो फिर हम क्या कहते हैं कि क्या होगा? फिर एनर्जी जज़ब करेगा, फिर एनर्जी लेगा। मिसाल के तौर पर वो के शेल से जो है ना एल शेल में आना चाहता है तो इसके लिए वो क्या करेगा? बाहर से एनर्जी लेगा। जब वो वाला एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा फिर जो है ना वो एल शेल में भी आ सकता है, एम शेल में भी आ सकता है। तो इस एनर्जी डिफरेंस को हम इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 विच इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू क्या है? वो लाइट है, फोटॉन है। क्या है? फोटॉन है। एनर्जी इस शक्ल में जो है ना वो निकलती है, डिस्क्रीट फॉर्म में निकलती है। E2 के एच क्या है? ये तो प्लांक्स कांस्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे। मैक्स प्लांक ने उसको यूज़ किया था और इसकी जो है ना वैल्यू है 6.6262 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। आगे मैं समझाता हूँ। हाँ, न्यू इसको कहते हैं न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है। जिस तरह फिज़िक्स में फ्रीक्वेंसी एफ से ज़ाहिर होती है, स्मॉल एफ से, यहाँ पर न्यू इस निशान से ज़ाहिर होती है, इसको न्यू पढ़ा जाता है। E1 जो है ना वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, यानी वो लोअर एनर्जी है ऑर्बिट की, यानी उसकी एनर्जी है। और E2 जो है ना वो हायर ऑर्बिट की एनर्जी है। और डेल्टा ई जो है ना वो एनर्जी डिफरेंस है। क्या है? एनर्जी डिफरेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, जब E2 और E1 में एनर्जी हम का फ़र्क मालूम करेंगे, देखो यहाँ से ये E2 समझो और ये क्या बन जाएगा? E1। तो E2 और E1 में जो एनर्जी का गैप आ रहा है वो इस फॉर्म में आएगा।
और इसकी उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। इसमें तो H कांस्टेंट है, लेकिन न्यू यानी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से उसमें ये एनर्जी डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल E2 जो है ना वो थर्ड शेल है और E1 जो है ना वो सेकंड शेल है, तो इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो इसके बराबर होगा। अब जो लास्ट की तरफ हम जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड इन एनी ऑफ द ऑर्बिट्स एंड कैन नॉट स्टे इन बिटवीन देम। बोहर ने कोशिश की है ये बात समझाने की कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसी ना किसी ऑर्बिट में होंगे, ऐसा नहीं कि वो कहीं पर भी मौजूद हो। मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, ये न्यूक्लियस ऑर्बिट्स के दरमियान में नहीं हो सकता, ऑर्बिट्स के दरमियान में नहीं हो सकता, ये जो है ना एक ऑर्बिट में होगा। इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट एंड कैन नॉट लिव इन बिटवीन देम, इन बिटवीन द ऑर्बिट्स के दरमियान वो सर्वाइव नहीं कर सकता, यानी मतलब उसका जगह वो नहीं है, बल्कि क्या है किसी न किसी कोई ना कोई ऑर्बिट जो है ना उसकी जगह है रहने की। लास्ट वन जो उसका टॉपिक है पॉइंट है वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π भी एक कांस्टेंट है, h मैक्स प्लांक यानी प्लांक कांस्टेंट है। पाई जो है ना वो उसकी भी वैल्यू आप लोगों को मालूम है 3.14 या 22/7। और एंगुलर मोमेंटम तो जब बॉडी मोशन में हो उसको कहते हैं मोमेंटम mv, लेकिन जब ये मोमेंटम सर्कुलर हो, गोल मतलब बॉडी एक बॉडी है वो गोल हरकत में भी है और वो सर्कुलर हरकत में है, देखो इस तरह वो आ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन तो इस तरह घूमता है ना, तो फिर हम कहते हैं कि उसका मोमेंटम जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा। और एंगुलर मोमेंटम किस तरह होगा कि h/2π का इंटेग्रल मल्टीपल होगा, इंटेग्रल मल्टीपल। n क्या है, इंटीजर हैं, 1 2 3 4 और सो ऑन। फर्स्ट ऑर्बिट का है तो उसके लिए n1 है, सेकेंड ऑर्बिट हो तो उसके लिए n2 है, थर्ड हो तो उसके लिए n3 है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स जो है ना वो क्या है कि ऑर्बिट जो मतलब n की वैल्यू ऑर्बिट ज़ाहिर करता है। बाकी तो m जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का मास है जो यहाँ पर दिया गया है, v जो है ना उसकी वेलोसिटी है, r तो रेडियस है उस ऑर्बिट की, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसकी रेडियस जो है ना इतना है, लेकिन अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो उसकी रेडियस इतना होगा और आगे जाएं। n तो अभी बताया कि नंबर ऑफ शेल हैं, h प्लांक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू ये हैं जो मैंने कहा था कि आगे जाकर पढ़ेंगे। 6.6262 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और जो अभी मैंने बार बार बताया, लेकिन ये जो शेल्स का आइडिया दिया है वो भी बोहर ने दिया है, और उसके जो मतलब यानी ऑर्बिट्स को नाम दिए गए हैं वो भी उसने दिए हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को k, सेकंड को l और थर्ड को m, और इस तरह आगे जाएं। तो वो कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होगी और जो ही हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा लंबा है वीडियो, लेकिन ये टॉपिक भी बड़ा बेसिक और लंबा है। मेहरबानी, अगर कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं इंशाल्लाह भरपूर जवाब दूंगा।